कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके सामने सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है और आज मैं सेट 5 को हल करने जा रहा हूँ। 2024 में यह प्रश्न पत्र आ चुका है और इस प्रश्न पत्र का कोड है 825 जेबी। खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए 1788 ईस्वी, बी 1789 ईस्वी, सी 1790 ईस्वी, डी 1787 ईस्वी में। तो बच्चों, आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ये पता होगा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। आपके सामने ये सोशल साइंस की बुक है, हिस्ट्री की बुक है और इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उपन्यास आनंद मठ। तो उपन्यास आनंद मठ की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और उन्होंने ही वंदे मातरम गीत को भी लिखा था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी और वंदे मातरम गीत को लिखा था। और एक विशेषता और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है कि भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी और यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी, तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। हालांकि बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि चित्रित किया। अगर पहली तस्वीर पूछेगा कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लेकिन भारत माता की विख्यात छवि किसने चित्रित किया, तो ये होगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो WTO की स्थापना की गई थी 1995 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1991, बी 1994, सी 1992 और डी 1995 में। चलते हैं हम सोशल साइंस के बुक में देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में और क्या जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इकोनॉमिक्स की बुक ओपन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और एक ऐसा संगठन है, यानी कि WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 दिया है, लेकिन लगभग 166 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो WTO की स्थापना कब की गई थी? 1995। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुलामगिरी। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है यह और बार बार यह प्रश्न रिपीट किया जा रहा है। तो ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी ने गुलामगिरी की रचना की थी। प्रश्न नंबर 5 है, ये नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सत्ता का संघीय वितरण, ऑप्शन बी सत्ता का अलगाववादी वितरण, ऑप्शन सी कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा और डी केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। ये आपका जो सत्ता का क्षैतिज वितरण है, सबसे पहले हम सोशल साइंस की सिविक्स के बुक को देखते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है। यहाँ स्पष्ट दिया है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का जिक्र है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो क्षैतिज वितरण क्या होता है? विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा ही क्षैतिज वितरण कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमने सिविक्स के पुस्तक में देखा
कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो सत्ता का एक क्षैतिज वितरण होता है, सत्ता का दूसरा जो वितरण होता है वो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। और ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा जो होता है उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का जो बंटवारा होता है उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। और सत्ता का जो बंटवारा तीसरी कैटेगरी होती है वो सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में हो सकता है, उसे सामुदायिक सरकार की श्रेणी में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर भारत का एक संघीय राज्य है, त्रिपुरा भी है संघीय राज्य, हिमाचल प्रदेश भी संघीय राज्य है, जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 7 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष को अंग्रेजी में सेकुलर स्टेट कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जहां सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा होती है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में उसका कोई एक धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, या किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी जाती है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8 है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो राजनीतिक दलों के सामने आंतरिक लोकतंत्र का न होना ये भी चुनौती है, परिवारवाद भी चुनौती है, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव। तो ये तीनों चुनौतियां जो है कि राजनीतिक दलों के सामने है। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? लोकतंत्र का यानी कि डेमोक्रेसी का डीमेरिट है, अवगुण है। धनी व्यक्तियों का शासन, यह भी डीमेरिट है। दलों में व्यक्तिवाद, ये भी डीमेरिट है। बहुसंख्यक की प्राथमिकता, ये भी डीमेरिट है। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदी। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ए, एल्युमिनियम, बी, सीमेंट, सी, चीनी, डी, पटसन। तो ये आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है, और चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट प्रयुक्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमेंट। यहाँ पर दिया हुआ है चूना पत्थर, ये जियोग्राफी की बुक मैंने ओपन किया है, यहाँ पर लिखा है चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीमेंट उद्योग। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न 12, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991, 1989, 1995, 1960। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। तो प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1991 में। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न बार बार पूछ रहा है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 दिसंबर। आपको पता है कि 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में पारित हुआ था, और जिसे कोपरा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 दिसंबर। प्रश्न नंबर 14 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरण योग्य, बी प्रवाह, सी जैव, डी अनवीकरण। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन डी, अनवीकरण। कक्षा 10 भूगोल की पुस्तक में जो बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर 1 में दिया गया है, और इसका पहला प्रश्न हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में उठाया है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह और नवीकरण योग्य।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा ऑप्शन अनवीकरण योग्य। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तांबा का, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो सबसे पहले हम जियोग्राफी की बुक में देखते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से दिया गया है, फिर उसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। तो सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की किस खान में होता है? बालाघाट खदान में। और यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि बालाघाट की खदानें किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और बालाघाट खदानों का संबंध किससे है? तांबा से है। और आगे हम देखते हैं, झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश भी है, झारखंड भी है, राजस्थान भी है। राजस्थान में खेतड़ी, और खेतड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शब्द है, जो कि राजस्थान का एक स्थल है, और यहाँ पर खदान है तांबे की। तो राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 3 प्रश्न आप इसमें तांबा से बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए कि मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं वहाँ पर 52% तांबा उत्पन्न होता है। झारखंड का सिंहभूम भी तांबा का उत्पादन होता है, और राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। ये इसे प्रश्न बना के पूछ सकता है कि खेतड़ी खदानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो होगा तांबा। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं वो तांबा के उत्पादन की दृष्टि से 52% तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों में होता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को आप पढ़ चुके हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहा जाता है या टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है, इसमें पूछा है प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन हो सकता है? मछुआरा हो सकता है, शिक्षक, शिक्षक तो सेवा प्रदान करता है, डाकिया यानी कि पोस्टमैन, ये भी सर्विस प्रदान करता है, बिजनेसमैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए, मछुआरा आपका प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में विभाजित करें। ये आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तक में दिया गया है और इस पर अभ्यास कर लीजिए। हो सकता है कि एक प्रश्न इससे बना दे कि दर्जी किस सेक्टर में आता है, टोकरी बुनकर किस सेक्टर में आता है, फूलों की खेती करने वाला, दूध विक्रेता किस सेक्टर में आता है, मछुआरा किस क्षेत्रक में आता है। और यहीं से मछुआरा वाला प्रश्न पूछा है। मछुआरा जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। पुजारी, कुरियर पहुंचाने वाला, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, महाजन, माली, कुम्हार, मधुमक्खी पालक, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर कर्मचारी। तो इन सभी को आप एक श्रेणीबद्ध लिस्ट बना लीजिए कि कौन प्राथमिक क्षेत्रक में है, कौन द्वितीय क्षेत्रक में है और कौन तृतीय क्षेत्रक में आता है। प्रश्न नंबर 17 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, सी 1999, डी 2001। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2005। ये यहाँ देखिए, ये आपका इकोनॉमिक्स का बुक मैंने ओपन किया है। यहाँ देखिए, सूचना पाने के अधिकार ये कब आया था? 2005 के अक्टूबर माह में, और जिसे आरटीआई कहा जाता है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो सूचना पाने के अधिकार ये 2005 के अक्टूबर माह में कानून बना था, जिसे आरटीआई कहा जाता है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो ये आपका आरटीआई है, जो कि 2005 में अक्टूबर माह में आया था। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ये आपका जियोग्राफी का बुक का प्रश्न उठाया गया है।
मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है या उत्तराखंड में है? तो सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 18 को जियोग्राफी की बुक में देखते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 18, ये मैंने जियोग्राफी की बुक को ओपन किया है। यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो यह भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछता है। और जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, उसका जिक्र यहाँ पर दिया हुआ है। इसको अच्छी तरीके से आप रट लीजिए। इसमें किसी भी राष्ट्रीय उद्यान पर आपसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। जैसे उत्तरांचल में कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके प्रश्न में पूछा है कि किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, और असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी 6 को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में, मानस कहाँ है? असम में, और पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ है? केरल में। तो जो प्रश्न पूछा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन ए होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 19 है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कपास की खेती के लिए ऑप्शन सी काली मिट्टी उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, जिसकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1970। चलते हैं बुक में देखते हैं कि यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई थी। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। और इसको शुरू करने वाले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और इनको ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। तो मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से किस वर्ष नोबेल की शांति पुरस्कार दिया गया था? 2006 में। ये भी आप याद कर लीजिएगा, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1970। धन्यवाद।